तो आपने इस चैप्टर की बेसिकली चैप्टर हमारा है डिसीजन मेकिंग, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को समझना है। और कल जो हमने पढ़ा था, जो लोग नहीं थे क्लासेस में, काइंडली आप लोग उसको दोबारा से लेक्चर को इंशाल्लाह जब रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी तो उस रिकॉर्डिंग को आप सुनिएगा, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। फर्दर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हाजिर हैं। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रिवेंटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, वी हैव टू डिस्कस दीज स्टेप्स। आपके पास कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने बताया था आपको, द वीक हैव प्रॉब्लम्स, द स्ट्रॉन्ग हैव सॉल्यूशंस। देखिए, प्रॉब्लम्स होना बड़ी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ना होना ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके पास अगर सॉल्यूशन नहीं है उसके, दैट मीन्स कि आप वीक हैं, आपकी मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है। इफ द मैनेजर plays a vital and effective role in the management, that means he has solutions of all problems। उसके बाद तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम्स के एनालिसिस करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। नंबर 1 हमारे पास स्टेप है कि आप कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए स्टेप्स को फॉलो करना होता है। नंबर 1 स्टेप इज स्टेट द प्रॉब्लम। State the problem means the problem should be clearly and specifically stated and defined. When you don't know about the problem, then you cannot suggest a solution. आपको जब तक किसी प्रॉब्लम का नहीं पता होगा, आप उसका सोल्यूशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम्स, देन यू कैन रेक्टिफाई द सॉल्यूशंस। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि लेट्स सपोज आपकी गाड़ी में कोई मसला हो जाता है, तो आपको अगर उस प्रॉब्लम का समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देते हो। लेकिन अगर आप गाड़ी की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जानते तो आपको कोई भी जो है वो पागल बना देता है, चूना लगा देता है और आपसे पैसे खींच लेता है। तो ये क्या है कि प्रॉब्लम जब तक नहीं पता होंगी आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं मूव कर सकते। तो आपके अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए एज अ मैनेजर कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सको, प्रॉब्लम्स को समझ सको, ताकि उस प्रॉब्लम का बेहतर सॉल्यूशन निकाला जा सके। एक डॉक्टर है, अगर वो किसी पेशेंट को देखता है, उसको उस पेशेंट का समझ में नहीं आता उसको बीमारी क्या है, तो वो उसको बेहतर दवा सजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस डॉक्टर को उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाए, उसकी अगर कंडीशन समझ में आ जाए, तो वो उसको वही दवा देगा जो कि उसकी तबीयत पे असर करेगी। सही है, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। दूसरा है डिफाइन द प्रेजेंट लेवल। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड सिचुएशन शुड बी क्लियरली डिफाइंड। शुड बी, ये शुड ही नहीं है, शुड बी क्लियरली डिफाइंड। डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एक्सप्लेन्स व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रेजेंट लेवल क्या है, कि प्रॉब्लम क्यों आई है, किस वजह से आई है, कैसे आई है, कहाँ से आई है, ये आपको इनके जवाब पता होने चाहिए। अगर इनके जवाब आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये कि आपको अपने ऊपर थोड़ी सी और अपने एक्सपर्टीज और स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्किलफुल मैनेजर हो, आपके अंदर अगर एबिलिटीज हैं, दैट मीन्स यू कैन रेक्टिफाई द प्रेजेंट लेवल ऑफ योर प्रॉब्लम। इसी तरह से है स्टेट द ऑब्जेक्टिव। A manager should know where he is and where he wants to go. The difference is the objective. Once the objective are clearly and concretely defined, workings for them becomes easier. Objectives should be realistic so that they can be accomplished. आपको अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि हमारे मकसद है क्या, हम किस मकसद पे काम कर रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें जो है वो जो है आपको पता होना चाहिए कि वेयर ही इज़, अभी वो कहाँ पर है और कहाँ जाना है। सही है, अगर आपको ये नहीं पता, अपना टारगेट नहीं पता, अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता, दैट मीन्स कि आप कभी भी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम में जब भी आप आते हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और किस तरह से इन प्रॉब्लम को आसान बना सकता हूँ। देखें, ऑब्जेक्टिव अगर आपको पता होगा ना, सिंपल सी बात है, कभी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कब आती है? आप घर से निकले, कहीं जाना है आपको, आपकी डेस्टिनेशन का आपको नहीं पता। यू डोंट हैव एन इंटरनेट, यू डोंट हैव अ सेल फोन, आपके पास सेल फोन भी नहीं है, आप डेटा भी नहीं है। आप क्या करोगे? घर से निकल गए, अब आप रास्ते ढूँढ रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। तो ये क्या है? एक आपको ऑब्जेक्टिव का नहीं पता था, आपको टारगेट का नहीं पता था, आपको डेस्टिनेशन अपनी नहीं पता थी। बट व्हेन यू नो अबाउट योर डेस्टिनेशन, दैट मीन्स यू कैन ईजिली प्रेडिक्ट योर अपना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो, ईजिली इसके ऊपर आप चल सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है रास्ते में, तो प्रॉब्लम जब आएगी जब आपको प्रॉब्लम आप खुद क्रिएट करोगे। प्रॉब्लम मेजॉरिटी जो होती है ना, वो खुद क्रिएट कर रही होती है। जैसे हमने अभी ऑडिटिंग में पढ़ा था कि अगर हम लोग अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली मेंटेन पहले से कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें एट द एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी।
बट अगर हम लोग आज अपनी चीज़ों को हल्का ले रहे हैं, आज चीज़ों को हम ढीला छोड़ रहे हैं, तो इन फ्यूचर हमें जब ऑडिट होगा तो हमें बहुत मसाइल का सामना करना होगा। इसी तरह से आप लोग जैसे आज पढ़ रहे हैं, आप लोग को बोला जा रहा है रोज़ाना की बेसिस पे याद करें, तैयारी करें, लेकिन आप अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं। अभी आप लोग मज़े कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और कोई अपना मिर्ज़ापुर देख रहा है, कोई फलाँ सीज़न देख रहा है। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें अभी आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब पेपर सर पे आ जाएँगे तो आपको लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बिकॉज़ आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया था, आपने अपना गोल सेट नहीं किया था। देखिए 2 तरह के लोग हैं, एक होता है फॉलोवर, एक होता है आपके पास कौन? लीडर। तो यू शुड बी अ लीडर, आपको लीडर होना चाहिए, नॉट अ फॉलोवर। आप ये नहीं कि एट द एंड सब जाके काम करो, आपने अपने लिए पहले से सामान रेडी करके रखना है, पहले से तैयारी करके रखनी है। तो इसी तरह से मैनेजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को पहले से डिफाइन कर ले ताकि प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए, पहले से कोई प्रॉब्लम आपके इन फ्यूचर नज़र ना आए। लिस्ट द पॉसिबल कॉजेज़। देखिए, जो भी आप चीज़ बनाते हो, जो भी आप प्लान करते हो या कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हो, उसके अंदर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनकी पॉसिबल कॉजेज़ बना लो, कि कौन-कौन सी आपके लिए वजूहात हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो आपके लिए पॉसिबिलिटी कहाँ-कहाँ से प्रॉब्लम की है, उनको डिटरमाइन पहले से कर लो, देन उसकी डिटर्मिनेशन होने के बाद आपके लिए उसका सॉल्यूशन लाना बहुत आसान रहता है। यानी कि मेंटली तौर पे एक चीज़ के लिए पहले से रेडी रहो। अगर आप मेंटली तौर पे एक चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, दैट मीन्स कि आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैंने कल भी दी थी, आज दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि कल काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल कोविड की है। तो ये कोविड के लिए पहले जो आपका कोचिंग सेंटर था या कोई भी इंस्टीट्यूशन था, वो पहले से मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कोई भी स्टूडेंट मेंटली तौर पे रेडी नहीं था ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ये इन्होंने सबने क्या किया था मार्च के दौरान या मार्च के महीने में सडनली अपने आप को कन्वर्ट किया था ऑनलाइन पे। ज़ाहिर-सी बात है जब आप फ़ौरन से ऑनलाइन पे मूव करते हो, तो इतनी जल्दी ना स्टूडेंट्स उससे नो हाउ होती है, ना टीचर को इतनी नो हाउ है, ना इतनी मैनेजमेंट को है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स सामने आए। लेकिन अब आपके लिए ये जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन के लिए वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। हम पहले से मेंटली प्रिपेयर थे। मैनेजमेंट ने पहले से टीचर्स के कान में डाल दिया था, टीचर्स ने स्टूडेंट्स के कान में डाल दिया था कि हम इन फ्यूचर ऑनलाइन की तरफ मूव करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि आज हर बच्चा अवेयर है इस चीज़ के बारे में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन क्या है कि आपको पहले से इसके लिए रेडी होना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू प्री प्लान अबाउट योर सॉल्यूशन। आपको पहले से प्री प्लानिंग करनी होती है। अच्छा जी, हम लोग अभी बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास क्या है? 1 मिनट देख लूँगा ज़रा। तो पॉइंट नंबर 5 देखिए हमारे पास है सिलेक्ट द मोस्ट लाइकली कॉज़। आपने क्या करना है? मोस्ट लाइकली कॉज़ सिलेक्ट करना है। देखिए ये आपकी प्रॉब्लम की हम एनालिसिस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम अगर आ जाती है, किस तरह से उसके सॉल्यूशन रेक्टिफाई किए जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट लाइकली कॉज़। आफ्टर ऑल द पॉसिबल कॉजेज़ हैव बीन लिस्टेड, जब तमाम पॉसिबल कॉजेज़ आपके सामने आ जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की होने की बहुत सारी वजूहात नज़र आ जाती हैं, देन अ मैनेजर शुड चूज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट लाइकली कॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उस प्रॉब्लम की वजह क्या है? आपकी गाड़ी खराब हुई है, तो क्यों खराब हुई है? आपने क्या ऐसा किया था कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ गया? अगर आप ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर लेते हो, दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम के लिए आपको एक सबक मिल गया कि हमने ये प्रॉब्लम नहीं होने देनी। आज फलाँ तौर पे आप कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम सामने आती है, आपको उस प्रॉब्लम का रीज़न पता लग जाता है, दैट मीन्स कि आपको उसका कॉज़ आपने रेक्टिफाई कर लिया। तो प्रॉब्लम का कॉज़ पता लग जाने से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकल जाते हैं और इन फ्यूचर उस प्रॉब्लम से आप सीख जाते हो। कहते हैं ना गलती से इंसान सीखता है, तो ये वही वजह है कि आप गलती जब कर दो, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती के ऊपर डटे रहना, गलती को फ्यूचर में रिपीट करना, ये बहुत बड़ी गलती है। इससे बचना है जिसके लिए आपको अपनी ये तमाम पूरा एक एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम को हमें फेस ना करना पड़े। सही है? इसी तरह से आपके पास है सेकंड 6th पॉइंट है लिस्ट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है दैट मीन्स कि आपने उसकी अब सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देना है। सॉल्यूशन आपके एक नहीं बल्कि डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं। अल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक सॉल्यूशन यानी प्लान ए है, देन प्लान बी है, देन प्लान सी है। ये क्या है? दे आर अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव मौजूद हैं। द प्रॉब्लम सॉल्वर शुड डेवलप साउंड एंड वर्केबल अल्टरनेटिव वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। Able managers confine themselves to a few and relevant alternatives. They should consider only fruitful and useful possibilities. Fruitful and useful possibilities are those possibilities which are feasible for everyone. जो हर चीज हर किसी के लिए feasible हो, हर चीज के लिए achievable हो, आपके लिए कॉस्ट यानी कि एक तरह से उसकी इतनी हाई ना हो,
हर चीज देखते हुए आपने अपना बजट देखते हुए उसका सोल्यूशन रेक्टिफाई करना है। ये नहीं कि एक सोल्यूशन ऐसा बना लें जो बहुत कॉस्टली हो, नहीं, आपने ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन बनाने हैं, ऐसे सोल्यूशन बनाने हैं जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हों, पॉसिबिलिटीज हों और अचीवेबल हों। ये ना हो कि वो अनअचीवेबल हो या आपके अनरियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक होने चाहिए जो चीज आपकी चीज एग्जिस्ट करती हो। सही है। इसी तरह से एनालाइज ऑल्टरनेटिव एक्शंस। ऑल्टरनेटिव एक्शन देखिए, सोल्यूशन आ गया, अब उसके लिए सोल्यूशन को अप्लाई करना है। अप्लाई करना है, ऑल्टरनेटिव एक्शंस अप्लाई कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज शुड बी वेट in terms of time, effort, cost, and risk. One alternative may look more profitable but may involve greater risk. Another may be expensive but entails quicker return. So analysis should be very careful and according to the demand of time. आपने देखना है कि इस वक्त हमें डिमांड किस चीज की है। ये कोई काम, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता है कि आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, ये टास्क आपने 3 दिन में करना है। तो 3 दिन में काम करने के लिए आपको इनके आपके पास डिमांड ऑफ टाइम जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। इसके लिए आपको काम जल्द से जल्द करना है, इसके लिए आपको अपने एक्सपेंस भी बढ़ाने पड़ेंगे और एक आपने समझ लें कि वो काम जल्दी करवाने के लिए आपको ज़्यादा पे भी करना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ आपको अगर आराम से करना है, सुकून से करना है, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? उसके लिए आपके पास तरीकाकार ये है कि आप उसको ईज़िली और सुकून से करें। उसमें आप अपनी एफर्ट और कॉस्ट और रिस्क तमाम चीज़ें एनालाइज़ करें, फिर आप उस पे काम करें। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि ये तमाम चीज़ों को देखते हुए काम करना है। टाइम, एफर्ट, कॉस्ट एंड रिस्क। ये 4-5 चीज़ें जब तक आपके ज़हन में नहीं होंगी, तो कोई भी प्लान या कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन ईज़िली नहीं निकल सकता। तो ये हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम मांगती है टाइम। तो ये टाइमली सॉल्यूशन उसका क्या है कि उसका तरीकाकार है, उसका एक पॉसिबल एक उसका बाकायदा प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए काम करना है। इतना रिस्क लेना है जितना प्रॉफिटेबल हो। इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना कि वो रिस्क आपके लिए जो है वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, रिस्क लेना कारोबार की समझने के एक नेचर है, बट रिस्क में आपने क्या करना है, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेना है। ये खतरा जो है ना कारोबार में, ये नहीं कि खतरा लेना है तो आपने आंखें बंद करके खतरा ले लिया, नहीं। एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो कि रिस्क तो ले, लेकिन रिस्क की इवैल्यूएशन करे पहले कि खतरा क्या हो सकता है, मैं फला सोल्यूशन अगर इस प्रॉब्लम का कर रहा हूँ तो इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये जैसे कि एक मरीज है ना, कोई दवा खाता है तो उसको फायदा हो जाता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो साइड इफेक्ट्स जिसमें कम से कम हो, आपने वो दवा इस्तेमाल करनी है, ना कि ऐसी दवा इस्तेमाल करो जिसका आपको सोल्यूशन तो फौरन नजर आ जाए, लेकिन वो दवा आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए नुकसानदेह हो। तो ऐसी चीज हमने इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसा सोल्यूशन मत यूज करें कि जिसके लिए आपको लगे कि ऑन टाइम, अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो वो तो अप्लाई हो जाती है, लेकिन आपको वो चीज अगर इन फ्यूचर आपको लॉन्ग टर्म लेके जानी है तो कोशिश करें कि ऐसी चीज हो जो कि कम रिस्की हो, ना कि ज्यादा रिस्की हो। इसी तरह से मेक द डिसीजंस, यानी कि अब आपने तमाम सॉल्यूशन की एनालिसिस कर ली है, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिसीजन। डिसीजन प्रोसेस इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जितने भी कोर्स ऑफ एक्शन या जितने भी हमने अपने जो है वो एक समझ लें कि प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस बनाए थे, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को हमने अप्लाई कर देना है ताकि प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। बेस्ट कोर्स इज वन दैट इन्वॉल्व्स रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिस्क, टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट। बेस्ट एक्शन या बेस्ट सोल्यूशन वो होता है जिसमें कम से कम रिस्क हो, कम से कम उसमें टाइम लिमिट हो, एफर्ट कम से कम लगे और कॉस्ट मिनिमाइज हो। देखिए, ये तमाम चीजों को देखते हुए बेस्ट आप कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करते हो कि हर कंपनी का या हर मैनेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कि किस तरह से मिनिमाइज किया जाए कॉस्ट को और किस तरह से मैक्सिमाइज किया जाए प्रॉफिट को। सही है, कम से कम खर्चे में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल करें। ये हर किसी का टास्क, हर किसी का ऑब्जेक्टिव होता है। आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द ऑल्टरनेटिव, मेक अ डिसीजन कॉन्फिडेंटली। देखिए, कायदे आज़म की भी एक कोट है ना कि आपने डिसीजन ले लिया, अब डिसीजन को कॉन्फिडेंटली उस पर डटे रहो। ये नहीं कि डिसीजन लेके आप इधर उधर की सोच रहे हो, अभी भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट शो नहीं कर रहे। अब डिसीजन ले लिया है, नाउ यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू हैव टू बी अ कॉन्फिडेंट मैनेजर अबाउट योर डिसीजन। कि आप डिसीजन जो ले लिया है उस पर डटे रहो, उस पर अड़ जाओ। डिसीजन इज द बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी। जो आज का डिसीजन है ये फ्यूचर की एक्टिविटी है। आज आपका फैसला अच्छा है तो फ्यूचर में ये फैसले पे जो रिजल्ट्स आने हैं बहुत अच्छे आने हैं। राइट डिसीजन इज द इन द राइट टाइम ओपन्स द वेन्यू फॉर सक्सेस। ये कहावत भी है कि सही वक्त पे सही डिसीजन लेना वो फ्यूचर की यानी कि आपकी फ्यूचर की एक कामयाबी है, एक वेन्यू फॉर सक्सेस है। इन फ्यूचर आपको उससे बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे, उससे फायदे मिलेंगे। जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, आज वो किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं,
वो इसके शेयर इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ पे इसकी क्या है कि फ्यूचर एक्टिविटीज नजर आ रही हैं कि भाई फ्यूचर में या पास्ट इसके रिकॉर्ड्स देखे इन्होंने, और पास्ट रिकॉर्ड्स को देखते हुए इन्होंने क्या करा कि उसके एक बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इन्होंने इसके शेयर खरीद लिया, और फ्यूचर में उनको क्या है उसकी सक्सेस क्लियरली नजर आ रही है कि फ्यूचर में ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। तो इवैल्यूएशन देखें एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, लेकिन मैनेजर के पास ये स्किल्स होती हैं कि वो फ्यूचर को और समझ लें कि आने वाले वक्त को फोरकास्ट कर लेता है। इसलिए मेक द डिसीजन, डिसीजन ले लिया, अब डिसीजन पे अड़ जाओ, अब डिसीजन पे अपने डटे रहो ताकि उस डिसीजन से इन फ्यूचर आप उससे फ्रूट यानी उससे फल खाओ, ना कि उस डिसीजन पे पछताओ। कि जब फैसला हो गया है तो अब आपने उसको लेके चलना है। सही है बेटा। इसी तरह से है मेक एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है कि भाई अब हमने इमरान खान ने टास्क फोर्स रेडी कर दिया, डिसीजन ले लिया, अब इनके लिए क्या करना है, इनको प्लान देना है, टास्क देना है कि आपने क्या करना है। इसी तरह से प्लान द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स that will have to occur to follow the alternative selected programs and objectives of each step should be given proper attention in order to accomplish the solution. Workaholic and dynamic managers get a foot after they have made a decision. यानी कि एक्शन प्लान क्या है, प्लान द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स that will have to occur to follow the alternative selected। मतलब ये कि अब मैंने सोल्यूशन तो निकाल लिए हैं, सोल्यूशन फैसला भी कर लिया कि मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे निकालना है। नाउ वी हैव टू मेक अ फोर्स, हमें एक फोर्स बनानी है या हमें एक टीम बनानी है, जिस टीम को टास्क असाइन करने हैं, उनको अपने प्रोग्राम्स बताने हैं, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, उनको हर चीज कम्युनिकेट करनी है, सो दे कैन वर्क ऑन इट, कि उस पर वो काम कर सकें और उसका सोल्यूशन को एकम्प्लिश कर सकें, उसका हल निकाल सकें। तो ये जैसे कि लेट्स सपोज हमारी इकोनॉमी है इस वक्त डाउन हो रही है, एज अ प्राइम मिनिस्टर इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमरान खान कि वो क्या करे कि इस वक्त वो अपनी एक ऐसी टीम बनाए जिसका काम क्या हो कि इन प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इनको प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करे, इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाले, और उन सोल्यूशन में से बेस्ट सोल्यूशन के लिए एक टीम बना के उस सोल्यूशन के लिए उस टीम को क्या करे, एक्टिव कर दे, यानी कि उनको एक्शन प्लान दे दे कि अब आपने सोल्यूशन को इस तरह से हल करना है, इस प्रॉब्लम को इस तरह से रिजॉल्व करना है। ये चीज बहुत जरूरी है। ये चीज अगर नहीं होगी, देखो आप देख सकते हैं ना मीटिंग्स हो रही हैं, और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज डेली तौर पे हो रही हैं, ये क्या होती हैं, इसमें मसला क्या होता है, डिस्कशन होती है, और डिस्कशन करने से तमाम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल के आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर नहीं, हर इंसान, हर शख्स अपनी जिंदगी में ये काम कर रहा होता है कि आप तरह तरह की प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हो, इवन इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू एंड ऑल। हर बंदा कोई ना कोई इसके दिमाग में एक टेंशन, एक प्रॉब्लम है, और हर कोई यही सोच रहा है कि हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करूंगा। उसके लिए प्रॉब्लम को हल करने के लिए डिफरेंट आपके जहन में सोल्यूशन भी आ रहे हैं, बट यू आर नॉट सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। आपने क्या करना है, उसको बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है और उस बेस्ट सोल्यूशन को अप्लाई कर देना है ताकि उस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। तो ये प्रॉब्लम को जमा कर लेना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोशिश करें प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाला जा सके। 10 है एक्सेप्ट द क्रेडिट ग्रेशियसली व्हेन द प्लान्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड। आपने जो फैसले किए थे, नाउ दे हैव बीन अप्लाइड, वो सारे के सारे आपके अप्लाई हो चुके हैं। कंप्लीटली एंड सक्सेसफुली द क्रेडिट, praise and recognition from the colleagues and peers should be accepted humbly and graciously। अब देखिए साफ सी बात है, जब आपका मसला हल हो गया है, आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल के आ गए हैं, आपने फिर क्या करना है, क्रेडिट ग्रेशियसली देना है, बहुत अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज को, अपने कलीग्स को, अपने पीयर्स को आपने क्या करना है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनको रिवॉर्ड करना है, ताकि ये प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन आए हैं उनको करने पे, हल करने पे इनको मोटिवेशन मिले। So successful managers should not be overbearing and blustering on their success। कभी भी एक अच्छा मैनेजर जो है वो आपका ओवर बियरिंग नहीं होता, यानी जाहिर सी बात है ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती उसमें, एंड ब्लस्टिंग ऑन देयर सक्सेस। तो कामयाबी कब है, जब आप क्या करो, दूसरों को मोटिवेट करते रहो। दो तरह के लीडर होते हैं, एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक वो होता है जो काम करवाता है, चाहे वो आपसे डंडे के जोर पे करवाए, जैसे भी करवाए। डेमोक्रेटिक वो होता है जो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता है और फिर मिल के काम करता है। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयज का जो आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। रीजन कि आपका मैनेजर आपके साथ मिल गया, साथ मिल के काम हो रहा है, आपकी बातों को सुना जा रहा है, आपकी बातों को कम्युनिकेट किया जा रहा है, आपको अप्रिसिएशन दी जा रही है, आपको रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक एम्प्लॉय जो है वो काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो आपने क्या करना है, उनको हमेशा क्या करना है, अपने
जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना है ताकि आपका एम्प्लॉय आपके साथ काम करने में खुशी महसूस करे। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आगे जरा चलते हैं। चलिए 1 मिनट। इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग था। 1 मिनट वेट। तो जी हमारे पास अभी ये टॉपिक जो चल रहा था वो तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था प्रॉब्लम सॉल्विंग में। हमारे पास 1 मिनट, पेज नंबर 82 है। पेज नंबर 83। अच्छा, पेज नंबर 83 में देखिएगा ग्रुप डिसीजन मेकिंग टॉपिक है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग को अगर आप नोट करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है 2 माइंड्स आर बेटर देन 1। देखिए ग्रुप डिसीजन मेकिंग और एक सिंपल सी डिसीजन मेकिंग। ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है मुश्तरका फैसला, और सिंगल डिसीजन मेकिंग होता है कि आपके पास एक आपका इंडिविजुअल या समझ लें कि एक अकेले बंदे का फैसला। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू सिंगल डिसीजन मेकिंग। 2 माइंड्स आर बेटर देन 1। दिस मैक्सिम इज वाइडली अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग अंडर मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम। जो कि आज का जदीद मैनेजमेंट या आपका जदीद आपका निज़ाम है मैनेजमेंट का, उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होती है, एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है। यानी कि जो भी फैसला होता है वो मशवरे के साथ किया जाता है। डिसीजंस मेड बाय अ ग्रुप रादर देन एन इंडिविजुअल आर फार बेटर। सही है, आपके पास क्या होता है, डिसीजंस मेड बाय अ ग्रुप। आपका जो डिसीजन है वो ग्रुप के जरिए बनाया जाता है, ना कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो। इसी तरह ग्रुप डिसीजन मेकिंग improves morale and productivity of subordinate managers. If a group decision comes to a FISCO, individual says can be saved. William Auchi, a Japanese American management expert and theorist, favors employee participation in decision making in his theory Z। देखिए हमारे पास थ्योरी एक्स होती है, थ्योरी वाई होती है, थ्योरी जेड होती है, जो कि हम इंशाल्लाह मोटिवेशन में पढ़ेंगे। मोटिवेशनल थ्योरीज जब आएंगी तो उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी आपके पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग है मे बी इम्प्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग मेथड्स। ये आपके दो तरह के मेथड्स होते हैं, इसमें अप्लाई होती है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इसमें हमारे पास एक मेथड है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NGT कहते हैं, और एक है डेल्फी ग्रुप टेक्निक या डेल्फी टेक्निक कह लें शॉर्ट फॉर्म में। तो ये दो तरह की टेक्निक जिनका पेपर में डिफरेंस आता है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड डेल्फी ग्रुप टेक्निक या डेल्फी टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है, देखिएगा। टू फॉलो दिस टेक्निक अ कमिटी इज फॉर्म। सबसे पहली चीज, इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए एक ग्रुप, एक कमेटी फॉर्म की जाती है। ड्यूरिंग द सेशन, साढ़े आठ, okay, during the session its members are asked to put forward their written suggestions to a certain problem। पहली चीज क्या है कि ये कमेटी फॉर्म की जाती है, टेक्निक एक कमेटी फॉर्म की जाती है इसमें। फिर ड्यूरिंग द सेशन इट्स मेंबर्स आर आस्क्ड टू पुट फॉरवर्ड देयर रिटन सजेशंस टू अ सर्टेन प्रॉब्लम। अब आपके जितने मेंबर्स हैं कमेटी के, सबको ये आपको कहा जाता है कि जो प्रॉब्लम है इसके सर्टेन सॉल्यूशंस बताइए क्या होंगे। जैसे कि आप अगर मेरे मेंबर हो, आप एक प्रॉब्लम आती है, मैं बोलता हूँ आप लोग मुझे मशवरा दीजिए किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। आप 8-10 लोग थे मेरे मेंबर, आप सबने मुझे उस प्रॉब्लम का हल मुझे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न की ईमेल की सूरत में मुझे सेंड कर दिया। अब मेरे पास एक सोल्यूशन आप सबके आ चुके हैं, मैं सबके सोल्यूशन देखूंगा, मुझे उसमें से बेस्ट को रेक्टिफाई करना है, बेस्ट को सिलेक्ट करना है। एट दिस मोमेंट नो डिस्कशन इज मेड। ऐसी मोमेंट पे कोई डिस्कशन अभी फिलहाल नहीं हो रही, बैठ के कोई फैसले नहीं हो रहे, बैठ के कोई भी इस पे अभी मामला या मशवरे नहीं हो रहे। अभी सबने अपने इंडिविजुअल बेसिस पे अपने सजेशन हमें दे दिए, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी उनके मशवरे थे उन्होंने हमें दे दिए। Once the suggestions from all members are received, they are written on board or chart। भाई सबकी बातें, सबके मशवरे सब एक जगह पे जमा किए जाएंगे। जमा करने के बाद उनको एक जगह पे चार्ट की सूरत में या एक समझ लें डॉक्यूमेंट की सूरत में रख लिया जाएगा। If some suggestion is vague, it is clarified from the relevant person। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको सजेशन समझ में नहीं आ रही या उसको आपको लग रहा है कि अनऑथेंटिक है, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा ताकि क्लैरिफाई कर लें अपने पर्सन के साथ जो भी जिसने भेजी है। एट द सेकंड स्टेज दीज सजेशंस आर कंबाइंड टुगेदर एंड पुट इनटू अ लिस्ट। और जब उनकी एक लिस्ट बना देंगे आप तो क्या होगा, देन स्टार्ट्स डिबेट ऑन दी सजेशन। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक adopted because of the following reasons। तो जब आपके तमाम सबकी सजेशन आ जाती है, जैसे कि मैं एक मैनेजर हूँ,
आप सब मेरे मेंबर्स हो, आप सबको मैंने कहा कि फला प्रॉब्लम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, आप मुझे इसका सोल्यूशन बताइए या फिर सोल्यूशन का हल बताइए, आपने मुझे सजेस्ट करना है। आप सबने सजेशन भेज दी, मैंने सारी सजेशन की एक लिस्ट बना ली और वो एक बोर्ड पे या एक समझ ले कि ऑन रिकॉर्ड मैंने अपने पास मेंशन कर लिया। अब क्या होगा, इन तमाम तमाम जितने भी सोल्यूशन आए हैं मेरे पास, इन सब पे डिबेट होगी। डिबेट से मुराद एक मीटिंग रखेंगे हम लोग, सबके सोल्यूशन सामने रखे जाएंगे कि फला बंदा ये कह रहा है, अब्दुल वहाब ये कह रहा है, और दानिया ये कह रही हैं, साद ये कह रहे हैं, सायरा ये कह रही हैं, सबकी बातें सामने रखी जाएंगी। अब क्या होगा, उनके ऊपर डिबेट होगा, भाई आपने ये सोल्यूशन दिया है तो क्यों दिया है, आपको कैसा क्या लगता है कि ये सोल्यूशन है हमारी प्रॉब्लम का। तो ये तमाम चीजें बातें जब डिस्कशन में आएंगी तो फर्दर उसके आंसर सामने आएंगे कि ये सोल्यूशन ज्यादा बेहतर है या कौन सा सोल्यूशन हमारे लिए बेटर होगा। तो पार्टिसिपेंट्स कम फॉरवर्ड विद मैक्सिमम सजेशन। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक को हम क्यों अडॉप्ट करते हैं? नंबर 1 कि पार्टिसिपेंट्स कम फॉरवर्ड विद मैक्सिमम सजेशंस। नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में हर पार्टिसिपेंट को ये आपके पास अथॉरिटी नहीं होती कि आप मैनेजमेंट के साथ जो है वो उन पार्टिसिपेट करो, लेकिन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जब अप्लाई होती है तो उसमें पार्टिसिपेंट्स को ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप अपना जो भी राय अमल है या जो भी आपकी राय है, जो आपकी सजेशंस हैं, आप काइंडली हमें दीजिए ताकि हम अपने आप को फर्दर इन फ्यूचर बेटर कर सकें। ओरिजिनल सजेशंस आर नॉट बाइज्ड विद दोज ऑफ अदर्स। ओरिजिनल सजेशंस जो होती हैं आर नॉट बाइज्ड विद दोज ऑफ अदर, यानी दूसरी जो आपकी सजेशंस होती हैं इसमें कोई बाइसनेस नहीं है। बाइसनेस से मुराद ये है कि किसी की सजेशंस को अच्छा समझा जाता है, किसी की सजेशंस को बुरा समझा जाता है, या मैनेजर की सजेशंस आपके लिए हाई लेवल पे होती है और लोअर मैनेजमेंट की सजेशंस लोअर लेवल पे होती है, तो ये बाइसनेस होती है। बाइसनेस नहीं हो, पीपल आर नॉट अंडर प्रेशर इन प्रेजेंटिंग और सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस। कोई अंडर प्रेशर होके आपने जवाब नहीं देना, आपके पास फुल और टोटल अथॉरिटी होती है अपनी बात कहने की, अपनी राय का इजहार करने की। बायस इन द डिसीजन इन इज मिनिमाइज इन कंट्रोल टू अ गुड एक्सटेंट। जब बायसनेस आ जाती है, बायसनेस मतलब आपके पास कोई ना कोई रुकावटें हो, लिमिटेशंस हो, तो जाहिर सी बात है इस सूरत में क्या होता है कि आपके डिसीजन जो होते हैं उनका समझ लें कि उनमें मिनिमाइजेशन हो जाती है। उन डिसीजन के अंदर आप या जो भी सजेशन आप हमें दे रहे होते हैं उस सजेशन के अंदर कुछ ना कुछ बातें आधी अधूरी रह जाती हैं। तो आप टोटल अपने अथॉरिटी के साथ अगर बात करते हो, फुल कॉन्फिडेंट होकर अगर आप अपनी राय देते हो, तो ऐसी सूरत में आपकी राय को माना जाता है और समझा जाता है, सुना जाता है। ना कि आप किसी के अंडर प्रेशर होकर बात कर रहे हो, ना कि आप कोई बायसनेस की सूरत में आप बात कर रहे हो। तो ऐसी सूरत नहीं होनी चाहिए। डेल्फी टेक्निक क्या है? डेल्फी इज द ओल्ड and abundant name of the ancient city in Greece, where the priest and priestess used to receive divine communications. The priest and the priestess of Delphi also sent their couriers to the wise and intellectuals with the errand to send their expert opinion about a problem to help the former to make sound decisions. Hence, this type of group decision making is coined as Delphi technique. Under the modern Delphi technique, a questionnaire is prepared and sent to the several experts separately. These experts, usually managers, are invited to answer the questionnaire. सुने देखिए, डेल्फी टेक्निक में हर मेंबर के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हर बंदे की सजेशन मांगी जाए। There are some experts who are giving suggestions. There are some experts who are giving their opinions, their answers to the solution. क्वेश्चनर क्या होता है कि हमने पहले से एक स्ट्रक्चर्ड एक डिजाइन कर लिया है, एक प्रॉब्लम के लिए कुछ हमने पहले से सवालात तैयार कर लिए हैं। उन सवालात से के जस्ट आपसे जवाब रिक्वायर्ड है, आपने जस्ट जवाब देने हैं। वी डोंट नीड एनी सजेशन अबाउट आवर आंसर, वी जस्ट नीड हाँ या ना। आपको ज्यादा बात करने की तौफीक नहीं दी जा रही, आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये है क्वेश्चनियर, इसके अंदर ये बताइए कि आप इस बात से एग्री होते हैं, डिसएग्री होते हैं, आप इस बात पे कोई मुत्तफिक हैं, कितना मुत्तफिक हैं ये बता दें हमें। तो आपसे इतनी डिटेल नहीं मांगी जा रही, आपसे जस्ट आपकी राय मांगी जा रही है, और वो राय हाँ या ना की सूरत में हो सकती है, सही और गलत की सूरत में हो सकती है, वो आपके सामने आ जाएगा। सही है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इसको फर्दर हम बात करते हैं। डेल्फी के बाद हमारे पास है यहाँ पे, अच्छा जी, अब देखें डेल्फी ग्रुप टेक्निक में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चनियर्स आर इज रिपीटेड यूजुअली और 5 टाइम्स अंटिल द एक्सपर्ट्स ओपिनियंस बिगिन टू एग्री ऑन द प्रॉब्लम। देखिए एक्सपर्ट्स कौन है? जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चनियर बनाया, उसमें मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो मार्केटिंग से रिलेटेड आ रही है,
तो उसमें मुझे मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट हैं सिर्फ उन्हीं की सजेशन चाहिए, किसी और की सजेशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई चेन के अंदर, तो मुझे सप्लाई चेन एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस चाहिए, उनकी राय चाहिए, बाकी किसी और फाइनेंस वाले की या एचआर वाले की राय मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो ओपिनियंस क्या होता है कि आपने एक्सपर्ट्स को देनी है, एक्सपर्ट्स को उनका क्वेश्चनियर देना है अपना, और क्वेश्चनियर के आंसर्स उनसे कलेक्ट करने हैं कि ये आपकी राय पे या हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, हमारा जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। तो ये उनकी सिर्फ हमने राय कलेक्ट करनी है कि अगर वो अच्छा सोच रहे हैं, जैसे कि आप देखते हो ना, आप जाते हो कहीं पे खाना खाने जाते हो, तो आपको बकायदा क्या है, एक तरह से सर्वे फॉर्म दिया जाता है। तो ये सर्वे फॉर्म क्या होता है, उसमें पूछा होता है कि खाना कैसा था, गुड, बैड, एक्सीलेंट, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये आपको अपनी राय देने के लिए रिकमेंडेशंस अलग से मिलती हैं, रिकमेंडेशंस क्या करना चाहते हैं आप। लेकिन जो आपको ऑप्शन दिए ना, ये क्या है, आपको जस्ट एक क्वेश्चनर दिया है, उसको आपने फिल करना है, उसमें आपने अलग से कोई आंसर नहीं मेंशन करना है। इसी तरह से डेल्फी टेक्निक डिस्करेज extremity of the viewpoint and encourage mildness. It also avoids the disadvantage and dysfunctions of the committee. ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रुप के अंदर बात हो रही है, ग्रुप के अंदर अगर बाइसनेस आ जाती है, ग्रुप के अंदर हर किसी की बात को नहीं सुना जाता, बल्कि आपने अपनी बात उनके सामने रख दी है और उनकी अपनी बात रखने के बाद पूछते हो कि ये बात कैसी है, ये बात में आप कितना एग्री कर रहे हो, इस बात से आप कितना राजी हो। तो ये क्या है, बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग एक तरह से अननेसेसरी होती है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपकी बात से हाँ या ना कर रहा हूँ, मेरी बात इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती, मेरे डिसीजन इसमें कोई मायने नहीं रखते। जैसे कि तस्वीर नजर आ रही है आपको, इसके अंदर क्या है कि एक बंदा बैठा है, सबके सर्वे ले रहा है, सबके समझ में वोट ले रहा है। सही है, जैसे वो आप वोटिंग करते हो ना जाके वोटिंग, तो वोटिंग क्या है, बेसिकली आपको जो है पांच पांच ऑप्शन दिए गए, कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अपने मर्जी का आप बंदा सिलेक्ट नहीं कर सकते, या आप अपना वोट जाया कर दें या इस पांच में से कोई एक सिलेक्ट करें, आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग जो होती है, इसके कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ इसकी बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 8 स्टेप्स हैं जो कि गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव कब होगी, व्हेन यू विल फॉलो दीज गाइडलाइंस, आप जब इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हो। सही है, जैसे कि हमारे पास ये गाइडलाइंस क्या है, हमारे पास ये गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 है मार्शल द फैक्ट्स। अच्छा, आपने क्या करना है, ये आप लोग का एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने इस सवाल को, गाइडलाइंस को अच्छी तरह पढ़ना है। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इस पे डिस्कशन करूंगा, फिर मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। टोटल इसके 8 पॉइंट्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू थॉरली स्टडी, और ऑन ईच पॉइंट आपने हर पॉइंट पे इसको थॉरली स्टडी करना है। इन केस आपको जहाँ इंटरनेट करने की या गूगल करने की जरूरत पड़े तो गूगल भी करिएगा। फर्दर मैं आपसे इंशाल्लाह इस वाले टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। और आपको मैंने इंशाल्लाह ताला कुछ क्वेश्चंस भी देने हैं जो कि ईडीपी और मैनेजमेंट के हैं, और वो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। तो हम ईडीपी के जो क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, उनसे रिलेटेड इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, इंशाल्लाह वो क्लास या तो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर क्लास में होगी, या आपकी एक्स्ट्रा क्लास में होगी। जैसे भी होगी इंशाल्लाह आपको मैं फर्दर गाइड कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीक में आपकी क्लासेस 3 हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें एक क्लास पहली आपकी होगी ऑडिटिंग की, दूसरी क्लास आपकी होगी मैनेजमेंट की, तीसरी क्लास आपकी होगी ऑडिटिंग की। सही है, तो आपको इंशाल्लाह एक शेड्यूल मैं मीटिंग का बना के भेज भी दूंगा, ताकि आपको पहले से पता हो कि हमें कौन कौन सी क्लासेस अटेंड करनी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में फर्दर। सर एक मिनट बोलिए। सर, एक पॉइंट है इसमें मेरे पास, जैसे डेल्फी टेक्निक से पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग भी है। एक मिनट रुक ब्रेन जाइए, स्टॉर्मिंग, मैं उस पर जा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा। हमारे पास कौन सा पॉइंट की आप बात करें, दोबारा बताइएगा। जैसे डेल्फी टेक्निक है और वो नॉमिनल जो है, जस्ट वेट, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। एक मिनट रुक जाइएगा। हमारे पास पॉइंट नंबर बताएंगे आप मुझे। ये टेक्निक फॉर सिमुलेटिंग क्रिएटिविटी इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जो आप अभी पढ़ा रहे थे, जी बिल्कुल, ये ग्रुप आगे डिसीजन देखो। मेकिंग को। हाँ, कौन सा है। इसमें जैसे ये दो लिखे हुए हैं ना आपके पास, मेरे पास एक तीसरा लिखा हुआ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अच्छा, ये आपके पास जो तीसरा लिखा हुआ है ना, एक काम ये करना है आपने, इसको जो है फिलहाल अभी नहीं करना। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड डेल्फी ग्रुप टेक्निक एंड नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। सही है, आपके पास मेरे ख्याल में बुक चेंज है, वो पेटी वाला की है, ऐसा ही है। जी 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 बिल्कुल। कोई मसला नहीं, आपने जो ये दो करनी है फिलहाल, आज के लिए आपके पास इतना ही है। इंशाल्लाह जो फर्दर एक्स्ट्रा है ना, वो मैं आपको समझा जी। दूंगा, लेकिन आपने आज के लिए इतना ही रखना है। अभी आप लोग इसकी और तैयारी दूसरा, कर रहे हैं, यहाँ बोले। ये वीडियोस शेयर कहाँ पे होंगी, ताकि हम जो है ये अगर दोबारा क्लास लेनी। आप लोग के फेसबुक पेज पे, आपके कैंपस के मैनेजमेंट में आपके मौजूद है मद्रास कैंपस के सर अहमद। ही विल अपलोड ऑल द वीडियोस ऑन योर, समझ लें कि आपका जो भी वो है,
क्या बोलते हैं फेसबुक पेज है, उस पर अपलोड करेंगे। उसके अलावा ये वीडियोस थोड़ी लेंथी होती हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आ सकती, दैट इज व्हाई ही विल अपलोड ऑन फेसबुक पेज। और might be possible I will upload it on YouTube. If I will upload on YouTube, I will give you I will send you a link. आप उस लिंक के थ्रू उसको अपलोड ओपन कर सकते हो, सही है। तो सर इंशाल्लाह ताला फेसबुक का मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा। फेसबुक का मैं आप एक काम करें, ग्रुप के अंदर आपको चैट अगर अलाउ है तो काइंडली आप सर अहमद को बोलिए कि आपको ऐड कर दें, सही है। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो हूँ, फेसबुक वाले में नहीं हूँ। बेटा मुझे तो खुद नहीं पता लिंक वगैरह, आप एक काम करिएगा, आप मैनेजमेंट से रब्ता करें, सर अहमद का आपके पास नंबर होगा। भाई नहीं तो मैनेजमेंट को बोलेगा, वो ऐड करेंगे ना। हाँ सही है, मैनेजमेंट को बोलें वो आपको ऐड कर देंगे, सही है बेटा। मैं ऐड नहीं कर सकता, आई एम नॉट एन एडमिन ऑफ दिस ग्रुप, सही है। ओके सर। ओके सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।